नाजरीन, मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, दोस्तों, आदरणीय दर्शकगण, आपके सामने ज़मीन का धमाका खेज वजूद, ज़मीन के साथ साथ कायनात और ब्रह्मांड का धमाका खेज वजूद यानी बिग बैंग से इन तमाम की उत्पत्ति, साथ ही साथ ज़मीन की उम्र में 2 अरब साल का होना, जिनमें से 1.5 अरब 50 करोड़ साल तो नामालूम ज़माना था। लेकिन उस वक्त जब कि आज से 50 करोड़ साल पहले फॉसिल्स यानी ज़िंदगी के आसार नमूदार हुए और वो पहाड़ी चट्टानों में, सेडिमेंट्स में, गाद में जिंदा, जो अपने ज़माने में ज़िंदा थे, बाद में मर के ख़त्म हो के और चट्टान में तब्दील हो गए। बाद में साइंसदानों की मदद से, कोशिशों से बरामद किए गए, तो उनसे ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा हो चला और वक्तन फ़वक्तन ज़मीन की उम्र और इन्वायरमेंट या माहौल मालूम करना इन्हीं फॉसिल्स की यानी ज़िंदा जानवर जो मुर्दा होकर दफन हो गए, प्रिजर्व हो गए, उनकी वजह से मुमकिन हो सका। क्योंकि जिस ज़माने में ज़मीन निर्जन थी, सिर्फ आतिशफ़शां पहाड़ फट रहे थे, किसी किस्म का कोई निशान नहीं बाकी था, तो किस तरह से ज़मीन के ज़माना और उसकी तारीख़ का पता चलाया जा सके, ये नामुमकिन था। अब जबकि वाइल्ड वाटर यानी उबलते समुंदर के पानी में स्ट्रोमेटोलाइट नाम की काई, फफूंदी वगैरह की शुरुआत हुई, ऑक्सीजन रहित एटमॉस्फेयर में इनकी वजह से ऑक्सीजन आई और एक खुलिए के पौधे से कसीर खुलिए के पौधे मिलना शुरू हो गए। 180 लाख साल पहले डायनासोर्स के साथ साथ वो तमाम जानवर जिन्हें हम कोई नाम न दे सके, वो भी नापैद हो गए। आखिरकार ज़माने ने करवट बदली, साइंसदानों ने अपने माइक्रोपेलेंटोलॉजी और पेनोलॉजी टूल की वजह से जो तलाश पेट्रोल की खोज में मददगार साबित होते हैं, इनको स्टडी करके मंजर आम पर लाए और पता ही चला कि जहाँ माइक्रोफॉसिल यानी जानदार जानवरों के फॉसिल नहीं मिलते या जानदार फॉसिल जो अपने कुछ ज़माने के बाद मर चुके हैं और दफन हो गए हैं और प्रिजर्व हैं, उनके फॉसिल मिल जाते हैं, तो माइक्रोफॉसिल की बेसिस पर स्टडी होती है। और अगर नहीं मिलते तो पेलिनोलॉजिकल स्टडी या ये अपने प्लांट फॉसिल जैसे ये पोलन स्पोर्स और उनकी पत्तियाँ, उनके तमाम स्टेम्स, इनके फॉसिल प्रिजर्व हो जाते हैं, उनकी स्टडी करके मालूमात हासिल की जाती है। जैसे कि समुद्री पौधा या समुद्री नबातात जो समुंदर में पैदा हुए सिवार और काई की शक्ल में, उसके बाद सबसे पहले तो समुंदर में इनकी मौजूदगी मिलती है, उसके बाद फिर बर्र आज़म या खुश्की के ऊपर पेड़ और पौधे मिला करते हैं। तो इनकी स्टडी की शुरुआत हुई है। ये पाया गया कि समुद्री पौधे और खुश्की पौधों की सिफ्तों में फ़र्क है। नतीजा ये निकला कि दोनों की
खुसूसियात को देख के उनको पहले मुनक़सिम किया गया कि ये अलग अलग किस्म के पौधे हैं, क्योंकि जो समुद्री पर्दार चट्टानों में मिलते हैं वही पौधे हमारे लिए पेट्रोल की खोज में तलाश पेट्रोल में मददगार साबित होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि खुश्की के पौधे बेशक जानकारी के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन तलाश पेट्रोल में उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब इसके लिए ये किया गया कि एक इलाका चुना गया, अब पहले अर्जियाती सर्वे किया गया और चुना गया कहाँ कहाँ पर्ददार चट्टानें मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्ददार चट्टान मिली, और वो भी ये ट्रैप के ऊपर जो 200 से 400 मोटी ट्रैप यानी ज्वालामुखी या इग्नियस रॉक की चट्टान, वहाँ पर ये तमाम किस्म के लाकाडोंग सैंडस्टोन, सिलट लाइमस्टोन, ये सब मिला। ये किन जगह मिला, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड कटिंग में देख लिया मिल गया, बल्कि गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ियों के नाम हैं। इनमें ये फॉर्मेशन मिली, ये बनावटें मिली जिनको ये नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर सिलहट लाइमस्टोन, उसकी उम्र 41 करोड़ साल से 54 करोड़ साल तक है। इतनी पुरानी, इतनी कदीमी चट्टान। जाहिर सी बात है कि उस चट्टान में जो फॉसिल मिले होंगे वो भी उसी उम्र के होंगे। ऐसा नहीं है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाए और उसकी उम्र न मालूम हो। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से भी मालूम हो सकती है, लेकिन वो महंगा सौदा है, महंगा और टाइम कंज्यूमिंग सौदा है। इसलिए इन तमाम किस्म की चट्टानों का तफसीली मुताला या तो माइक्रोफॉसिल या पैलिनोफॉसिल से किया जाता है। यहाँ पर देखा गया कि लाइमस्टोन, जो सिलहट लाइमस्टोन कहलाता है, उसमें नमोलाइटिक है। नमोलाइटिस ये यानी नमोलिटिक लाइमस्टोन, ये सिक्के नुमा बड़े साइज के माइक्रोफॉसिल्स हैं। ये आमतौर से कम गहरे समुंदर यानी 10 मीटर गहरे समझ लीजिए और वार्म वाटर कंडीशन में मिलते हैं। और बल्कि ये तो नमोलाइट अहराम मिस्र की पहाड़ियों पर भी मिले। नतीजा यही निकला कि ये पहाड़ियाँ जैसे सिनाई के बुनियादी हिस्से पहाड़ी के ये सख्त किस्म की चट्टानें थीं, वहाँ पर वो मिल गए थे। वो दरिया समुंदर बताते हैं। ऐसे ही यहाँ भी सिलहट लाइमस्टोन में नमोलिटिक लाइमस्टोन में नमोलाइट का मिलना, इसीलिए उनको नमोलिटिक कहा गया, यानी नमोलाइट ज़दा लाइमस्टोन। अच्छा, इसी के अंदर नमोलाइट लाइमस्टोन में एक परत लाकाडोंग सैंडस्टोन की है। लाकाडोंग सैंडस्टोन में जहाँ ये माइक्रोफॉसिल मिले, वहीं पर जनाब कोयला भी मिला। कोयले से पता चला कि वो तो भाई मार्शलैंड दलदली वो एटमॉस्फेयर बताता है, और साथ ही साथ उसी में डायनोफिलेट्स मिले। अब ये वो नन्हे मुन्ने पौधे हैं जो आमतौर से समुंदरी में रहना पसंद करते हैं, समुंदर ही में उगते हैं। उनकी तरह तरह की किस्में दरियाफ्त की गई। उसके बाद ये पाया गया कि ये अपने उन माइक्रोस्कोपिक जो फोरामिनिफेरा हैं, ब्रैकियोपोड्स हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो शैलो मैराइन कंडीशन हुई। अब ये है कि अब ये देखा गया कि लाकाडोंग सैंडस्टोन जो है कोयले की मौजूदगी से दलदली पता चला, जबकि और जगह फॉसिल की मौजूदगी से पता चलता है। नतीजा ये निकला कोयला भी ये दरअसल जब तूफान और ये सब आए तो बड़े बड़े पेड़ जो थे दब गए, और ज़मीन के टेम्परेचर प्रेशर यानी दबाव से और इससे हरारत से कोयले की शक्ल में बदल गए।
और वैसे कोयले तो कई किस्म के होते हैं जो आमतौर से ईंधन में काम आते हैं, एंथ्रासाइट और पीट वगैरह वगैरह, जो आमतौर से लोग उनको जानते हैं, लेकिन हम आमतौर से उनको बस कोयला ही नाम देंगे और बताएंगे कि ये जो है दलदली एरिया में बनते हैं। चलिए, ये तो इतना हिस्सा हो गया। उसके बाद फिर हीरिया फॉर्मेशन जो शिलांग में है, और उसमें इग्नो होराइजन मिले। इग्नो होराइजन क्या होते हैं आप पूछेंगे। इग्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है जियोलॉजी का। इसके अंदर ये ज़मीनी जो जानवर हैं जो अपने रहने के लिए खोद के ज़मीन में या समुंदर के तट पर या समुंदर किनारे पर रहते हैं, इन्हें ट्रेस फॉसिल कहते हैं या इक्नो फॉसिल कहते हैं। इक्नो फॉसिल की स्टडी इक्नोलॉजी है, और इस बेसिस पर जो है वो थीरिया घाट में और शिलांग में, शिलांग प्लेटो में, जहाँ गारो, जैंतिया, खासी पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं में ख़ास तौर से खासी में और लेगडन सैंडस्टोन में ये ट्रेस फॉसिल मिले। ट्रेस फॉसिल को यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि दीमक की बॉम्बी आप देखें दीवार पर, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि लगता है कि यहाँ पर कोई नमी ज़रूर रही होगी। देखा नहीं आपने कि लकड़ी जब नम हो जाती है तो वहाँ पर उस जगह दीमक लग जाती है। कई जगह दीवारों पर भी दीमक लगी हुई पाई जाती है। अगर उस जो उसकी मिट्टी की लकीर सी है उसे खोदा जाए तो उसमें जिंदा जानवर निकलता है, दीमक। झूठी तरह सब लोग जानते हैं। इसी तरह से जैसे केचुआ है, उसके गोल गोल जो वो खा के और वो पैदा करता है गोल गोल गोलियां मिट्टी की, और वो बिल बना के रहता है ज़मीन के नीचे, तो उससे पता चल जाता है वो गोल गोल उनकी आसार को देख के यहाँ केचुआ है। इसी तरह से समुद्री तट पर, किनारे पर, जैसे केकड़े बरो बना के ज़मीन खोद के अपना सुराग बनाते हैं, रहते हैं, इसी तरह से थैलासिनोइडिस ये एक शाखदार बरो है। यानी वो जो जानवर जो इसमें रहते हैं वो शाखदार सुरंगें बनाते थे। जो शाखदार सुरंगें वही थैलासिनोइडिस कहलाती हैं। ये हमेशा पता देती हैं कि ये यहाँ पर समुंदर था। इसी तरह से यू शेप का होता है। यू शेप अंग्रेजी का यू शेप, यानी आप समझिए नलकी जैसे होती है यू शेप की। ये एक तरह से जानवर जाता है, ज़रूरत पड़ी दूसरी तरफ से निकल आता है, यानी वो अपने लिए बचाव का रास्ता रखता है। ये जानवर बचाव के लिए, खाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, रहने के लिए ये आमतौर से बनाया करते हैं बरो। यही ट्रेस फॉसिल या खाके या निशानात, जानवरों के निशानात, जहाँ आपको बॉडी फॉसिल नहीं मिलता, जहाँ इनके जिस्म के फॉसिल नहीं मिलते, वहाँ ये ट्रेस फॉसिल मिलते हैं, यानी उनके घर के ट्रेस फॉसिल मिलेंगे। अब आपको आम मिसाल के तौर पर समझा दें, अगर कोई बहुत अच्छा खूबसूरत आलीशान मकान देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कोई अमीर आदमी रहता है, और झोपड़ी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये गरीब आदमी रहता है। तो इसी तरह से आप ये समझिए कि ये ट्रेस फॉसिल है। झोपड़ी गरीबों की ट्रेस फॉसिल और महल अमीरों बादशाहों के ट्रेस फॉसिल। यही पैमाना है, यही उसूल है ट्रेस फॉसिल का। समुंदर के अंदर जो फर्श समुंदर है उसका किनारा है, और बीच का एरिया है जो बीच कहलाता है, यानी जहाँ लहरें आती जाती रहती हैं, हाई टाइड लो टाइड। जैसे आपने देखा होगा, मिसाल आपको दे दूँ, हाजी अली चले जाइए, वहाँ एक बुज़ुर्ग का रोज़ा है, वहाँ पर बम्बई में हाजी अली कहलाता है। जब हाई टाइड आती है तो रोज़े तक पानी आ जाता है, बल्कि रोज़ा बीच में हो जाता है, और लो टाइड आती है तो पानी वापस चला जाता है। तो इसी तरह से आप उसको एक सेंट का ट्रेस फॉसिल समझ लीजिए कि एक वो बुज़ुर्ग जो यहाँ दफन है। इसी तरह से
समुंदर के अंदर और उनके किनारों पर ये जानवर थैलासिनोइड्स, ग्रेप्टोलाइटिस और बहुत से हैं। लिथो क्या था इस वक्त जहन में नहीं याद आ रहा है, बहरहाल वो यू शेप के जो फॉसिल है तरह तरह की शक्लों में मिलते हैं, मतलब तरह तरह की बनावटें जो खाके या निशान की शक्ल में चट्टान पर पाई जाती हैं, वही ट्रेस फॉसिल। और उनमें जिस किस्म के जानवर रहा करते हैं उस लिहाज से, उनकी स्पीशीज़ के लिहाज से उनको मुनक़सिम कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जो उस नाम से जाना जाता है। जैसे गरीब को झोपड़ा मैंने कहा, महल कहा अमीर आदमी को, इसी तरह से थैलासिनोइड्स, लिथोस्कॉस, ये बता दिया कि ये वो फॉसिल्स हैं। तो अब इनके बेसिस पर बायोजोन बन गए, यानी उन चट्टानों को विभाजित कर दिया गया ताकि इसे एज पता चल जाए, इन्वायरमेंट इससे पता चल जाएगा। एज मालूम हो गया आपको क्योंकि उसके साथ साथ एसोसिएटेड माइक्रोफॉसिल भी थे, एसोसिएटेड पेलिनोफॉसिल भी थे, उनसे एज मालूम हो गई। नतीजा ये निकला, इसकी रिपोर्ट सब इकट्ठा कर ली जाती है, पेलिनोलॉजिकल रिपोर्ट, पेलियोंटोलॉजिकल रिपोर्ट, सेडिमेंटोलॉजिकल रिपोर्ट, और ओवरऑल सब स्टडी करके टेक्निकल लोगों की, टेक्निकल ऑफिसर्स की मीटिंग होती है और ये तय पाता है कि कौन सा एरिया मुस्बत पहलू रखता है पेट्रोल मिलने के लिए, कहाँ इम्कानात ज़्यादा हैं। और इस तरह से जब 99% बल्कि 100% उम्मीद हो जाती है कि यहीं पर पेट्रोल मिलेगा, वहाँ ड्रिलिंग की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वाकई वहाँ मिले। आप 9-10 कुएं ड्रिल करेंगे तो ही एक आदमी मिलेगा, लेकिन आप यकीन जानिए कि जो 9-10 वेल खोदने में पैसा बर्बाद हुआ, वो एक ही वेल अगर मिल गया तो इकनॉमिक हुआ और एक तरह से माला माल हो गया देश। इसलिए आप इसको एक तरह से साइंसी जुआ भी कह सकते हैं, यानी तेल की खोज साइंस का एक जुआ है, जो बेशक ये कुदरती नेमत है क्योंकि परतदार चट्टानें घर हैं पेट्रोलियम का। यही शैलो मैराइन वाटर में मौजूद ट्रेस फॉसिल और पेलिनोफॉसिल, डायनोफिलेट्स और नमूलाइटिस, तरह तरह से इन्होंने साबित किया कि एनवायरनमेंट शैलो वाटर कंडीशन है, बेशक मैराइन है या करीब का जो लेगून है, जो समुंदर ही का कटा हुआ हिस्सा होता है, या यूस्चरी यानी दरिया और समुंदर के मिलने का मुहाना, वहाँ पर ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। कोयला पता चला कि यूस्चरी, लेगून पता चला कि आर्नेशियस फोरामिनिफेरा, शैलो वाटर कंडीशन या 10 मीटर तक नमूलाइटिस, एज के नुक्ते नज़र से नमूलाइटिस पिछली है तो ओलिगोसीन, अगर स्मॉल रानी कोथेलिया है पेलियोसीन, मिसलेनिया मिसला है तो पेलियोसीन। यहाँ मिसाल आपको देना यह है कि फॉसिल्स ने बताया कि मायोजिप्सिना मिल गया, पता चल गया कि ये टर्शरी का है और मायोसीन का है, यानी टर्शरी तो एक बड़ा ब्लॉक हो गया एज का, उसमें फाइनल सब डिवीजन में मायोसीन हो गया, मायोजिप्सिना। वहाँ बॉम्बे हाई में आमतौर से जहाँ मायोजिप्सिना मिला वहीं पर ये ऑयल मार्कर आप मान के चलिए। तो अब इस तरह से आपने देखा कि पता लगा लिया कि यहाँ ये फॉसिल है। अब वेल खोदा गया, ऊपर वाले की मेहरबानी से मिल गया तेल, क्या कहना, देश में विकास शुरू हो गया और वो हिस्सा जिस एरिया में तेल मिला माला माल हो गया। जैसे आप जानते हैं ईरान, सऊदी अरब और दूसरे एरिया, इंडोनेशिया का हिस्सा सब तेल की वजह से माला माल हो गए। सियासी अरबे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब आपने देखा कि जहाँ ये सियासी अरबे के तौर पे इस्तेमाल होता है, वहीं इसकी फजूल इस्तेमाल यानी फरागदिली से इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग को
दावत देता है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्लोरीन और नाइट्रोजन से आणविक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ओजोन की परत टूट जाती है, जिसके नतीजे में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। और जब इसी तरह से बढ़ता रहता है अल्ट्रावायलेट रेज का बुरा असर या अपने टेम्परेचर बढ़ने का बुरा असर, तो समुंदर तल का अगर टेम्परेचर तो 2.7 हुआ तो क्या होता है कि तूफान की पेशकदमी हो जाती है, तूफान आएंगे। हालांकि इसकी एक्टिविटी अभी तो बे ऑफ बंगाल में तो कम है, लेकिन अरब सागर में कुछ ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ अपने एरिया ही का ध्यान न दें, बल्कि वर्ल्ड वाइड, विश्व आलमगीर सतह पर इसको हम लोग ख्याल में रखें। क्योंकि अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो सब लोग, कोई पूछेगा कहाँ भाई आपको बुरा असर देखने को मिला, मेरे सामने तो दो चार जो मशहूर हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा। फिर जाइए सुंदरबन कलकत्ते में देखाइए कि पानी के नीचे आ गया, या फिर मैं वही कहूँगा कि ज़बरदस्त तूफान उत्तराखंड में आए कि लीजिए वो वहाँ पर मुसीबत आ गई अलकनंदा की शक्ल में। फिर मैं बताऊंगा अभी कि रानीखेत नहीं, नैनीताल में 50 साल के अंदर जो कितना ज़्यादा आफत आई इस हिमालयन रीजन में, कि वहाँ पर लेक में सैलाब आ गया कि मंदिरों तक, घरों तक ये पहुँचा पानी। तो हमें यहाँ पर भयावह तस्वीर नहीं दिखानी ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन जो हकीकत है वो बयान करना है, ताकि आदमी ज़्यादा ज़्यादा इसके प्रति सचेत रहे। और बार बार मैं कहूँगा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1.5 डिग्री तापक्रम तक ही ज़मीन का टेम्परेचर रखे, तब तो है। ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका टेम्परेचर 1.5 ज़्यादा के लिहाज से बढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी, और देश हित में और लोगों के हित में नहीं होगा। यही बताना है, इसलिए हम यही कहेंगे, पृथ्वी का रखो ध्यान, तब होगा हम सबका कल्याण। धन्यवाद।